हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैं राकेश मधु, आपका जोलॉजी एजुकेटर, आप सबका स्वागत करता हूं लर्निंग जोन के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने ओरिएंटेशन वीडियो लेक्चर में कहा था कि बायोदर्शन की सीरीज हम शुरू करेंगे, तो उसी सिलसिले में जोलॉजी का आज पहला लेक्चर है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हम पढ़ेंगे, तो हमारा आज का चैप्टर जो है, जो हम शुरू करने वाले हैं, वो है एनिमल किंगडम। ठीक है। अब एनिमल किंगडम जो है, जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में या बोलते हैं एनिमल किंगडम, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पूरे बायोस्फीयर में से सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। अब इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। तो इसमें हम सिर्फ किस पे फोकस करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया इसमें हम कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, मतलब एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है ना। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। देखिए, एनिमल किंगडम में इंक्लूडेड है कौन? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और क्या होगा उनके पास? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनके सेल में, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एनिमल किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। तो हम इस वाले किंगडम में, इस एनिमल किंगडम में इन सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है, मतलब मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक है, और उनका सेल जो है उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो पूरे एनिमल किंगडम को हम एक टर्म से मेंशन कर सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं मेटाजोआ और मेटाजोअन्स। अब मेटाजोअन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखिए यहां पे क्या है, मेटाजोअन जो है ना, इनमें क्या होता है कि जो, मतलब बेसिकली हम कहते हैं जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे एनिमल। क्यों? क्योंकि पहले हम प्रोटोजोआ को मानते थे कि वो भी एनिमल ही है, लेकिन बाद में हमने ये समझा कि वो एनिमल नहीं है, उसके लिए हमने अलग अलग किंगडम बना दिया। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहां पे क्या कहते हैं कि प्रोटोजोआ को छोड़ करके सारे के सारे ऑर्गेन, मतलब जो सारे के सारे हैं वो एनिमल्स, हम उसको यहां पे कंसिडर करेंगे और उनको हम साथ में कहते हैं मेटाजोआ। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है पैराजोआ और दूसरा हो सकता है आपका यूमेटाजोआ। ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? पैराजोआ मतलब हमें इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, और यूमेटाजोआ में क्या दिखता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के एग्जाम्पल क्या होंगे? अगर हम सेलुलर लेवल की, अगर सेलुलर लेवल मतलब पैराजोआ का एग्जाम्पल है तो स्पंजेस, और अगर हम एग्जाम्पल है यहां पर यूमेटाजोआ का, तो यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एटसेट्रा। ठीक है। तो हमने एनिमल किंगडम को क्या कहा है? मेटाजोआ, जिसमें कौन इंक्लूडेड, सॉरी एक्सक्लूडेड है, उसमें से कौन एक्सक्लूडेड है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम अलग कर देते हैं। अब उसके कितने कैटेगरी है? दो कैटेगरी, एक होता है पैराजोआ, दूसरा होता है आपका यूमेटाजोआ। ठीक है। पैराजोआ का मतलब क्या हो गया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होगा उन्हें क्या बोलेंगे हम? पैराजोआ। और जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूमेटाजोआ। एग्जांपल मैंने बताया, जैसे कि यूमेटाजोआ का एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। उसके बाद पैराजोआ का एग्जांपल है स्पंजेस, जो कि कौन से फाइलम में आता है? पोरीफेरा में आता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि जो एनिमल है उसको टेक्निकली हम, जो एनिमल्स है टेक्निकली हम जिस ग्रुप में रखते हैं उसे मेटाजोआ कहते हैं। उसके दो वैरायटी है, पैराजोआ, उसके बाद यूमेटाजोआ। उसके कुछ एग्जांपल हमने देखा। अब इसके बाद देखो, आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो यहाँ पे फोटो लिया है, एक टाइगर और एक काउ, है ना। अब देखो क्यों ऐसा लिया है, कारण क्या है? तो मान लो दिस इज टाइगर, हम देख लेते हैं, और दिस इज काउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि इनमें डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है, क्या डिसिमिलैरिटीज है। अब जैसे टाइगर जो है वो कार्निवोर है, अच्छा, काव जो है हार्बीवोर है, और क्या बता सकते हैं? टाइगर जो है वो वाइल्ड एनिमल है, काव जो है वो डोमेस्टिक है ना। देखो, तो अभी हमने शुरुआत से क्या किया कि एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में मैंने आपको शुरू में बताया कि एनिमल किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, मैंने वो बताया। फिर मैंने बताया कि जो एनिमल किंगडम में अगर हम, मतलब जो पढ़ते हैं उसको टेक्निकली हम मेटाजोआ कहते हैं, उसके दो कैटेगरीज हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ।
एक में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, एक में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, और भी एडवांस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब जब मैंने आपको ये फोटोग्राफ दिखाया तो तुरंत आपने पहचान लिया कि ये टाइगर है और ये काऊ है। इसका मतलब आपने कुछ तो आपके दिमाग में था और प्रीवियस नॉलेज इसको यूज करके आपने ये समझा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो दोनों में हमें अगर दिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हमें पता है टाइगर कार्निवोर होता है, जंगल में रहता है, काऊ जो है वो हार्बिवोर होता है और वो डोमेस्टिक होता है। ये हमें पता है इनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस है। अगर मैं बोलूं कि दोनों के बीच में कॉमन, मतलब कॉमन या सिमिलैरिटीज भी दोनों के बीच में है, क्या सिमिलैरिटीज है वो सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों के दोनों ही मैमल्स में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर किसी भी एनिमल को हम देखते हैं ना तो उनको हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे हमने यहां पे अभी किया कि कुछ क्राइटेरिया हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, या हम उसको उस जानकारी कुछ क्राइटेरिया को स्टडी करते हैं या देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कि ये एनिमल क्या है, कौन सा है, किस कैटेगरी का है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, हम क्या समझना चाहते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक किताब है, ठीक है, मान लेते कि हमारे पास यहाँ पे एक किताब है, ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक किताब है। हमारे पास यहाँ पे एक किताब मान लेते हैं हम, चलिए अब इस किताब की कौन सी किताब है लिख लेते हैं, दिस इज बायोलॉजी। अच्छा, कौन सी क्लास का है, क्लास 11। अच्छा, ये क्या है, रेफरेंस बुक है कि टेक्स्ट बुक है, तो लिख लेते हैं टेक्स्ट बुक है। अच्छा, अब ये किस लैंग्वेज में है, तो वो भी लिख लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब इस किताब को देख के हमें कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ पता चल रहा है इस किताब के बारे में। क्या क्या पता चल रहा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्राइटेरिया। अब यहां पे अगर आपको एक टास्क दिया जाए, अभी आपको कहा जाए कि इस किताब को लाइब्रेरी में, इस किताब को लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके आपको रखना है, जहां पे इस किताब को रखना चाहिए वहीं पे आपको रख के आना है। तो आप कैसे ये काम करोगे, तो सबसे पहले आप किताब को देखोगे और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी के आधार पे आप इस किताब को कहां रखने जाओगे, लाइब्रेरी में रख के आओगे जहां पे इसको रखना है। राइट, सो हाउ वी डू दैट, हम कैसे करते हैं ये, देखो कुछ क्राइटेरिया है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना, किताब को हम लाइब्रेरी में जहां पे रखना चाहिए उसी जगह पे रख पाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है किताब के बारे में। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है, लैंग्वेज। अब क्या करोगे, आप इस बुक को कहां लेके जाओगे, लाइब्रेरी के इंग्लिश सेक्शन में लेके जाओगे। कौन से सेक्शन में लेके जाओगे, इंग्लिश। उसके बाद ये किस कैटेगरी का बुक है, तो ये टेक्स्ट बुक है। तो आप कौन से सेक्शन में जाओगे, इंग्लिश में कौन से सेक्शन में जाओगे, टेक्स्ट बुक के सेक्शन में। आप पहले इंग्लिश सेक्शन में जाओगे, फिर इंग्लिश सेक्शन के टेक्स्ट बुक सेक्शन में जाओगे, फिर वहां पे आप फिर क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिखा है, स्टैंडर्ड, कि भैया किस क्लास की बुक है, किस स्टैंडर्ड की बुक है, क्लास 11 की। तो सबसे पहले आप कहां गए, आप इंग्लिश सेक्शन में गए, फिर कहां गए, आप टेक्स्ट बुक सेक्शन में गए, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक सेक्शन में गए, फिर वहां पे कौन से क्लास, मतलब किस क्लास, मतलब 11 क्लास की बुक्स जहां रखी गई आप वहां गए। इसके बाद ये बुक जो है किस सब्जेक्ट का है, वो है बायोलॉजी का। किस सब्जेक्ट का है, बायोलॉजी का। तो फिर आप अल्टीमेटली कहां जाओगे, इंग्लिश सेक्शन के, टेक्स्ट बुक सेक्शन के, 11th के सेक्शन के बायोलॉजी सेक्शन में जाके ये किताब आप रख दोगे, है ना। तो इस तरीके से हम इस किताब को उसके निर्धारित या उसका जो जहां पे उसको लाइब्रेरी में हमें रखना चाहिए वहां पे हम रख पा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने इस किताब को क्लासिफाई कर दिया कहां पे, जहां पे उसे रखना चाहिए था। बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी भी एनिमल को जब आइडेंटिफाई करते हैं, मान लो कि अगर कोई हमें कोई नया एनिमल मिल गया, न्यू एनिमल, ठीक है, तो उसे उसके अपने पर्टिकुलर ग्रुप, जिसको हम कहते हैं फाइलम, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, फाइलम, जीनस, ऑर्डर, उसके बाद क्लास। तो जो एनिमल किंगडम या किंगडम के बाद जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं फाइलम। किंगडम के बाद जो ग्रुप होता है उसे फाइलम कहते हैं। तो जैसे कि हमने किताब को उसके पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर लोकेशन में क्लासिफाई करके रख दिया कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में, बिल्कुल वैसे ही हमें अगर कोई नया एनिमल मिले तो हम फिर से क्या करेंगे, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में उस पर्टिकुलर एनिमल को जिस फाइलम में रखना चाहिए उस फाइलम में हम रख देंगे। ठीक है, तो
इसको करते कैसे हैं हम, ये किस तरह से हम करते हैं और ये क्या हो रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं ये होता है क्लासिफिकेशन। हम ये क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल को किसी एक पर्टिकुलर फाइल, मतलब जिस फाइलम में मतलब जहां पे रखना है उसे रख देते हैं। फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं और ये क्राइटेरिया बनाया किन किन लोगों ने, साइंटिस्ट ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिस्ट ने रिसर्च करके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर और क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए कहा है या बताया है, जिसको फॉलो करने से, जिसके बेसिस में हम एनिमल को क्लासिफाई कर पाएंगे उसके पर्टिकुलर ग्रुप में, है ना। अब तक हमने ऑलमोस्ट 25 मिलियन एनिमल्स को हमने डिस्कवर कर दिया है, ठीक है। और हमेशा हर साल हमें नया नया एनिमल जो हमें मिलता जा रहा है। तो जो नया एनिमल मिलता है उसे हम क्या करते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ क्राइटेरिया हम उसको अलग अलग, या बोल सकते हैं उसका जो मतलब पर्टिकुलर फाइलम है वहां पे उसको रख देते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, है ना। चलिए, और इसी को हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसकी बेसिस में इसका मतलब क्या हो गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स है उनको हमने एक पर्टिकुलर फाइलम में रखा, है ना, किस बेसिस पे रखा, उसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या क्राइटेरिया है वो, देखो क्राइटेरिया बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी एनिमल को किसी एक पर्टिकुलर फाइलम में रखने के लिए, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा है, सेल्यूलर, अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहला है नॉट सेल्यूलर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला है। ऐसे और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सिमेट्री, देन नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन बॉडी प्लान, then circulatory system, etc. तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करके हम, जिसके बेसिस पे, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी किताब को लाइब्रेरी में उसके पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर लोकेशन में जहां उसे रखना चाहिए, उसको रखने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया फॉलो किया, और वो सारे क्राइटेरिया, सारा इंफॉर्मेशन किसमें था, उसी बुक के ऊपर लिखा हुआ था। वैसे ही जब हमें कोई नया एनिमल मिलता है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में उस एनिमल को उसके डिजायर्ड ग्रुप या उसके पर्टिकुलर फाइलम में हम रख देते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका नामकरण भी होता है, जो भी प्रोसेस है वो होता है ना। तो हमारे इस चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। लेकिन उसके पहले कुछ टर्म हम बेसिकली जानना चाहते हैं, हमें जानना चाहिए जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, क्योंकि ये टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे हमें हर क्लास में आप देखना नए नए आपको टर्म्स मतलब पता चलेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ज्यादा नहीं, कुछ बेसिक कुछ टर्म्स हम देख लेंगे मतलब चैप्टर को शुरू करने से पहले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिजर्ड का यहाँ पे एक इमेज है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। जैसे इसका जो माउथ या फ्रंटल पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो टेल या मतलब पीछे वाला हिस्सा उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। अच्छा, इसके बाद देखो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं डॉर्सल, और नीचे वाला जो इसे कहते हैं इसको वेंट्रल। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, समझने के लिए क्या है, जैसे आप मेरे हाथ को मतलब हाथ ये जो है इसको पंप जो है इसको मतलब ये हाथ को समझिए। मान लीजिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट, ये नीचे वाला इसे बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल, ठीक है। अब ये जो एनिमल अगर आप देखोगे इसका ओरिएंटेशन क्या है, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, लिजर्ड का। तो मतलब ये कौन है, ये क्रॉलर्स है, मतलब ये रेंगने वाले जीव है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा हम इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल, और नीचे वाले से बोलेंगे वेंट्रल। फिर आप पूछोगे सर हमारे केस में क्या, हम तो बाइपेडल है, हम तो सीधा चलने मतलब सीधा मतलब खड़े होकर चलने वाले जीव हैं, है ना। तो हमारे केस में कैसा होगा, तो हमारे केस में अगर इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। हाथ को अगर मैंने सीधा किया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया आपका वेंट्रल, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, डॉर्सल। तो वैसे अगर हम समझेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट जो फ्रंट आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज वेंट्रल, और ये जो बैक वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये बैक वाला पार्ट जो हो जाएगा डॉर्सल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो वेंट्रल और डॉर्सल में कभी कंफ्यूज नहीं होना। बैक साइड जो हमारे बॉडी को उसे बोलते हैं डॉर्सल, और सामने वाला जिसे बोलते हैं वेंट्रल। कुछ और भी टर्म्स है जैसे कि ससाइल, प्रॉक्सिमल, उसके बाद डिस्टल, सॉलिटरी, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो आज इतना जान लेते हैं, फिर हर दिन हम लोग हर क्लास में हम और भी टर्म सीखेंगे। जैसे ससाइल का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो हमेशा एक ही जगह पे अटैच रहता है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है।
कभी भी मूव नहीं करता। जैसे प्लांट हमेशा एक जगह पे अटैच रहते हैं, कभी भी वो लोकोमोशन शो नहीं करता है, वैसे एनिमल को हम कहेंगे ससाइल। अच्छा, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, कोई स्ट्रक्चर अगर पास में है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कोई अगर स्ट्रक्चर दूर में है तो उसे बोलते हैं डिस्टल। सॉलिटरी मतलब ऐसे एनिमल जो कि अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं सॉलिटरी, सॉलिटरी एनिमल्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, और भी टर्म्स अब सीखते रहेंगे आगे, जितना हम पढ़ते रहेंगे एक एक करके हम बहुत सारे नए नए टर्म्स हर क्लास में हम एक नाम सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम यहाँ पे क्या डील करने वाले हैं। हम यहाँ पे पूरे एनिमल किंगडम के हर फाइलम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कितने फाइलम पढ़ने वाले आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पोरीफेरा, फिर पढ़ेंगे सेलेंट्रेटा, फिर टेनोफोरा, फिर प्लैटिहेलमिंथस, फिर एस्केलमिंथस, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, हेमिक्वाडाटा एंड फाइनली क्वाडाटा। तो इतने सारे फाइलम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे सारे फाइलम को यहाँ पे लिखा है और सबको एरो दिया है नीचे की तरफ, और ऊपर में मैंने लिखा है फाइलम ट्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइलम ट्री। अब देखो ये वाला जो फाइलम ट्री है ना, ये आगे हमें बहुत काम आने देने, मतलब काम आने वाला है हमारा। क्यों? क्योंकि इसी फाइलम ट्री को यूज करके हम बहुत सारे जो क्राइटेरिया है, मतलब जैसे एग्जांपल की ये सोच लेते हैं, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से एनिमल में सबसे पहले आया था? एनिलिडा में, है ना। तो इस तरह के जो क्राइटेरिया है, जैसा आप बच्चों का सब में हमेशा होता है, क्या है ना, कंप्लेन होता है कि सर ये जो क्राइटेरिया है कौन से फाइलम में कौन सा क्राइटेरिया याद नहीं रहते। तो उसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे आपको इस फाइलम ट्री की मदद लेने के लिए कहूंगा, और मैं आपको समझाऊंगा कि इस फाइलम ट्री को देख करके हम कैसे इसे याद कर सकते हैं, कैसे अलग अलग क्राइटेरिया को याद कर सकते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया किस फाइलम का है। ठीक है ना, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं फाइलम ट्री, मतलब मैं कहता हूं फाइलम ट्री। तो यहाँ पे पोरीफेरा से क्वाड्रेटा तक है। अगर हम डाउन द लाइन चलेंगे, सो व्हाट वी कैन सी दैट द एनिमल्स व्हिच आर एक्चुअली गोइंग टू, मतलब जितने भी फाइलम में नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो इवोल्यूशन में वो क्या होते चल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो और ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि पोरीफेरा से ज्यादा एडवांस कौन है? सिलेंट्रेटा है। तो सिलेंट्रेटा से ज्यादा एडवांस कौन है? टिनोफोरा। फिर उससे ज्यादा एडवांस प्लैटिहेलमिंथस, फिर और एडवांस एस्केलमिंथस। तो डाउन द लाइन हम जितना चलते चलेंगे तो इवोल्यूशन में आने वाला जो फाइलम है वो और ज्यादा एडवांस हमें मिल जाएगा, है ना। और इसी फाइलम ट्री को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, जो भी क्राइटेरिया है उसको याद करना कैसे है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं, मतलब सबसे पहला जो क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं, मतलब कोई अगर एनिमल हमें मिल गया तो उसमें सबसे पहला हम क्या चेक करते हैं, मतलब सारे क्राइटेरिया पढ़ने वाले हम लोग, तो सबसे पहला कौन सा क्राइटेरिया है, सबसे पहला ऐसा क्या बेसिस है, किसके ऊपर हम बेस करके एनिमल को उसके पर्टिकुलर फाइलम में रखेंगे। तो सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के होते हैं, बेसिकली तीन ही चार तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है उसे पढ़ लेते हैं, उसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेल्स आर लूजली अरेंज एंड हैव improper कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि कुछ सेल साथ में आके लूजली अरेंज होके एक ऑर्गेनिज्म बना दिया है, एक एनिमल बना दिया, ऑर्गेनिज्म बना दिया है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस तरह का लेवल होगा उसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सेल जो है ना वो इस तरह से लूजली अरेंज होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, सेल जो है लूजली अरेंज होंगे, और इनके बीच में, सेल के बीच में क्या नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम लेंगे तो सबसे पहला जो हमारा फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा, सबसे पहला जो फाइलम है पोरीफेरा, उसमें जो एग्जांपल हम ले सकते हैं एनिमल का, जैसे कि स्पंज या पोरीफेरा फाइलम में हमें कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ मल्टी सेलुलर तो है, सेल से, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, जो कि सेम तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है और लूजली अरेंज है। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म के केस में, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल क्या है, स्पंजेस। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड जो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम कहते हैं
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि टिश्यू क्या होता है, तो यहां पे क्या होता है? सो सेल्स ऑफ सेम टाइप, cells of same type or different type, cells of same type or different type come together and perform a common function. And that is known as टिश्यू। तो यहां पे क्या चेंज क्या हो गया? तो यहां पे जो सेल्स है वो सेम तरह के भी हो सकते हैं या अलग अलग तरह के भी सेल यहां पे एक साथ आके एक कॉमन फंक्शन करेंगे, तो हम उसको कह सकते हैं टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होता है। सो द सेल्स इन केस ऑफ टिश्यू दे हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन and together they will have or they will perform a common function। तो टिश्यू का डेफिनेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, आपको पता है कि टिश्यू मतलब कुछ सेल जो कि एक तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, साथ में आके जब एक कॉमन फंक्शन को करते हैं मिलके, उसे हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू लेवल मतलब इस तरह के, मतलब टिश्यू से अगर कोई एनिमल का बॉडी बना है या किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है बना है, तो उसे हम उनको क्या कह सकते हैं? किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उनके बॉडी में? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो फाइलम है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इनके केस में हमें क्या दिखता है? सेल आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या देखा था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि सेल लूजली अरेंज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं है। एग्जांपल था स्पंज। वैसे अगर हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है? सेल्स व्हिच कैन बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, व्हेन दे come together and perform a common function, then we call it as a tissue। and if any organism or animal is having this type of, or their body is made up of tissues, then that level of organization is known as tissue level of organization। ठीक है ना? चलिए अब थर्ड, इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 3, वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे टिश्यूज, ठीक है, टुगेदर फॉर्म्स व्हाट? ऑर्गन। ठीक है, तो ऐसा एनिमल जिनके केस में टिश्यू मिलके, बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बना रहा है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। तो किसी एनिमल के अगर बॉडी के अंदर ऑर्गन है तो हम उनको क्या कह सकते हैं? उनके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल क्या होगा? प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस एग्जाम्पल इसका, ये फाइलम का नाम है। इस फाइलम में जितने भी एनिमल है हमें उनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। क्या दिखता है बेटा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन क्या है? जब टिश्यूज मिलकर के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन, जिस एनिमल के केस में ऑर्गन हमें दिखेगा उसे हम कहेंगे उसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द फोर्थ कैटेगरी। जो चौथा कैटेगरी हमारा है, फोर्थ वन, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस केस में क्या हो रहा है? लेट अस डिस्कस। इस केस में क्या हो रहा है? ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म्स अ सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऐसे एनिमल जिनके केस में सिर्फ एक या दो ऑर्गन नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं, और सारी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब मिलके साथ में क्या कर रहे हैं? एक
ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उनके केस में क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस केस में होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, एस्केहेलमिंथस टू क्वाडाटा और क्वाडिट्स, सारे के सारे फाइलम एस्केहेलमिंथस से लेकर के क्वाडिट्स, उनमें में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जिसको आप समझने के लिए, मतलब जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके समझ लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द सेल। व्हाट इज दिस, दिस इज द सेल। तो अगर किसी एनिमल का बॉडी सिर्फ सेल के एग्रीगेशन से बना है, सेलुलर एग्रीगेट से बना है, और वो भी लूजली अरेंज है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो उसको हम, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर बहुत सारे सेल मिलकर के, जो कि एक तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, मिलके कोऑर्डिनेशन प्रॉपर उनके पास अच्छा है और मिलके कॉमन फंक्शन करता है, अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब बहुत सारा टिश्यू मिलके, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑर्गन का, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा टिश्यू मिलके ऑर्गन बना दिया है, तो उनके केस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अंत में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऑर्गन, यहां पे इंसान मतलब ह्यूमन का एग्जांपल हमने यहां पे लिया है, तो दिखना है बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में मिलके एक सिस्टम बना रहा है। यहां पे काफी सारे, हमें पता है हमारे पास लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है ना, पैनक्रियास है, स्टमक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन मिलके एक प्रॉपर सिस्टम बनाता है। अगर ऐसा किसी एनिमल के अंदर हमें दिखता है तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पहला जो क्राइटेरिया वो हो गया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि हर क्राइटेरिया को याद रखने के लिए हम यूज करेंगे फाइलम ट्री। तो अगर हम फाइलम ट्री को देखेंगे तो पॉरीफेरा जो है इनके पास होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरह से लिख के अगर आप रखोगे, इस तरह फाइलम ट्री यूज करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। अच्छा, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, इनके केस में हमें दिखता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्लैटीहेलमिंथस की बात करेंगे तो प्लैटीहेलमिंथस में क्या दिखेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एस्केलमिंथस से लेकर के क्वाड्रेटा तक हमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप फाइलम ट्री को यूज करके अलग अलग क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं, मतलब याद करने के लिए आप इसको इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फाइलम ट्री को। और मैं हर क्राइटेरिया के बाद आपको इस तरह से बता दूंगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं फाइलम ट्री को, क्राइटेरिया को याद करने के लिए कि भाई कौन से फाइलम में क्या क्राइटेरिया, मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसको याद रखने के लिए, कंफ्यूजन कम हो इसके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसका नाम है बॉडी प्लान। अब देखो बॉडी प्लान अलग अलग एनिमल के केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना के समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे हाइड्रा का। बेटा किसका एग्जांपल लेंगे, बेटा हाइड्रा का। तो हाइड्रा जो है एक एक्वेटिक ससाइल एनिमल होता है। बेटा देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, बताया था, हाइड्रा ये क्या होता है, ससाइल होता है और एक्वेटिक होता है, ठीक है। ससाइल भी होता है, एक्वेटिक होता है, और उनके पास इस तरह से टेंटैकल्स होते हैं लाइक दिस। और ये कौन से फाइलम में पढ़ेंगे इनके बारे में हम, सिलेंट्रेटा, और इनका एक दूसरा नाम है निडारिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इनके पास एक कैविटी होता है जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी।
इसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का एक दूसरा नाम इसको कहते हैं सिलेंट्रॉन, इसी से नाम आया इस एनिमल का, इस फाइलम का, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में आगे। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इस एनिमल के केस में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जिसके थ्रू इंजेशन हो रहा है, और जिसके थ्रू, उसी सेम ओपनिंग के थ्रू इजेशन भी हो रहा है। ठीक है, इंजेशन और इजेशन एक कॉमन मतलब ओपनिंग से हो रहा है, यहां पे कोई प्रॉपर अलग ओपनिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का अगर बॉडी प्लान किसी एनिमल के केस में है तो हम उसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो यहां पे जो बॉडी प्लान का एग्जांपल हम देख रहे हैं, जो यहां पे हमने लिखा है, ये किसका एग्जांपल है? ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो भी काफी इसी से रिलेटेड ही है, आपको और आसान हो जाएगा वो। ठीक है, तो पहले अभी दूसरा पढ़ लेते हैं। तो ये एक पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एनिमल किंगडम में, एनिमल्स में हमें दो तरह के बॉडी प्लान मिलता है, या तो हमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलेगा, या तो हमें ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा। अच्छा वो क्या होता है सर? अच्छा देखिए, बना लेते हैं एक डायग्राम समझने के लिए, तो हमें ईजी होगा समझने के लिए। सो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। सो लेट अस ड्रॉ अ फिश। एक फिश को बना लेते हैं समझने के लिए। तो फिश के केस में क्या होगा? इनके केस में प्रॉपर माउथ होगा इंजेशन के लिए, और प्रॉपर एनस होगा इजेशन के लिए। तो यहां पे आपको ये चीज समझना होगा कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लान के बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जो हमने देखा है ये क्या है? दिस इज एनस एंड दिस इज माउथ। अच्छा, और ये किस तरह का बॉडी प्लान मैंने बताया? इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्यों ऐसा कहते हैं बेटा? अब देखो, एनिमल का अगर बॉडी आप देखोगे, मैक्सिमम एनिमल का अगर आप बॉडी देखोगे, तो आपको पता चलेगा इट इज एक्चुअली लुक लाइक ए ट्यूब, और इट इज, मतलब बोल सकते हो कि कंप्लीटली नहीं, या एक बोल सकते हो एक ट्यूब के जैसा होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, फिश का जो बॉडी है, ये हमारा अपना बॉडी जो है, तो एक ट्यूब के जैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे कि पूरा जो बॉडी है वो एक ट्यूब के जैसा है, और उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? उसके अंदर हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है जिसमें माउथ है, प्रॉपर एनस है, वो भी एक ट्यूब के जैसा है। इसीलिए ये जो टाइप ऑफ बॉडी प्लान है इसे कहा जाता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर हम देखेंगे एनिमल का स्ट्रक्चर, तो वो एक ट्यूब के जैसा होता है, उसके अंदर फिर से एक दूसरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम कहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायग्राम मैंने बनाया था उसी का यहाँ पे मतलब इमेज रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो पहला जो है वो हाइड्रा का एग्जांपल है। तो हाइड्रा के केस में सिर्फ एक सिंगल माउथ है जहां से इंजेक्शन भी हो रहा है, इजेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो फिश है जिसमें प्रॉपर माउथ और एक प्रॉपर एनस है। तो ये जो एलिमेंट्री कनाल, और जो यहाँ पे देखो लिखा है एलिमेंट्री कनाल, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे, तो वो एक ट्यूब के जैसा है, और जो फिश का बॉडी है वो भी एक ट्यूब के जैसा है। इसीलिए हम कहते हैं इसको किस तरह का बॉडी प्लान है? ये ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। और हाइड्रा का जो एग्जांपल लिया था कौन सा तरह का बॉडी प्लान है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है आपका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा हो सकता है कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम्प्लीट में क्या है? प्रॉपर माउथ एंड एनस इज एब्सेंट, और इस केस में क्या होगा? एलिमेंट्री कनाल जो होगा
एलिमेंट्री कैनाल हैव प्रॉपर माउथ एंड एनस। ठीक है, तो यहां पे पहले वाला जो अभी पढ़ा, इसकी पहले का जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा बॉडी प्लान, वो बिल्कुल उसी के जैसा है। इसमें क्या है कि आपका जो मतलब आपका जो यहाँ पे इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या, अगर पूछोगे सर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, हाँ वही है ना। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ट्यूब विद ट्यूब वाला बॉडी प्लान है क्या सर, वही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, याद करोगे, अभी मैंने पढ़ाया था, है ना। तो जिसमें प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल है विद माउथ एंड एनस, उसे हम बोलेंगे उनके पास कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट वाला। और जिनके पास प्रॉपर माउथ प्रॉपर एनस नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जिसके थ्रू इंजेक्शन भी हो रहा है और इजेक्शन भी हो रहा है, उस केस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब उसी को समझने के लिए यहाँ पे एक इमेज है, आप देख सकते हो। फिर से वही एग्जांपल है हाइड्रा का। आप देख सकते हो इनके पास सिर्फ एक माउथ, आप बोल सकते हो, इसका हमने नाम दिया है माउथ। अब बस आप माउथ भी कह सकते हो, सिंगल ओपनिंग, इसके थ्रू क्या हो रहा है, इंजेक्शन भी हो रहा है और इजेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, कोई अलग से प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड एनस इज एब्सेंट। बट यहां सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, माउथ से शुरू हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन है प्रॉपर और प्रॉपर एनस है। तो अगर ऐसा केस हुआ तो उस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल होगा विद माउथ एंड एनस, और इनकम्प्लीट में क्या होगा, प्रॉपर माउथ और एनस नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से जो क्राइटेरिया है अच्छा, जो क्राइटेरिया है उसको याद करने के लिए हमने फिर से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम फाइलम ट्री तो देख लेते हैं। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में तो एब्सेंट होता है, सिलेंट्रेटा में भी अगर हम देखेंगे तो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, इनमें इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इन सब में हम क्या लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एस्केलमेंथस से अगर हम देखेंगे क्वाड्रेट्स तक, सो दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइलम ट्री को यूज करके हम इसको याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि एनिल जो आपका पोरीफेरा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। उसके बाद इनकम्प्लीट किस किस में होगा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस। उसके बाद जितने भी सारे फाइलम है उनके केस में होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।